हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मानवंत सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। ऑल ऑफ यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10+10 टोटल 20 बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में सभी को पता है कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आपके हृदय की संरचना इस टाइप से होती है। तो ऊपरी कक्ष कहलाते हैं आपके आलिंद और जो नीचे वाले कक्ष कहलाते हैं वो निलय कहलाते हैं। और ये आपका होता है राइट पार्ट, ये होता है आपका लेफ्ट पार्ट, यानी इसको कहते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम मतलब आलिंद, वेंट्रिकल मतलब निलय। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपके सरीसृप होते हैं और जो आपके उभयचर होते हैं उनमें कक्षकों की संख्या होती है कितनी, 2। उभयचरों में होती है 2, सरीसृप में होती है 3। और जो आपके पक्षी वर्ग के प्राणी हैं और जो आपके स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं, तो स्तनधारी में सभी प्राणी, मानव, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सभी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और मानव जैसी ही उनकी संरचना होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पक्षी और स्तनधारी ये जो वर्ग हैं आपके कशेरुकी संघ के, इनमें 4 होते हैं और आपके सरीसृप में 3, उभयचर में 2 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहते हैं? तो सभी को पता है सर्वग्राही जो सबसे उधर लेता है वो होता है आपका ए बी, जो ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से तो ले ही लेगा और ओ से भी ले लेगा। हेलो दोस्तों, मैं मानवंत सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। ऑल ऑफ यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता और विभिन्नता की, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, मेंडल्स के नियम और आनुवंशिक रोगों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आनुवंशिकता के जनक हैं। तो आनुवंशिकता है क्या? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता है माता पिता के लक्षणों का अपनी संतानों में पहुंचना। इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। सो ये पूछ रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं आपके मेंडल, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स पर काम किया। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए अपने और बताया कि लक्षणों का निर्धारण कैसे होता है। उनके जो संततियाँ थीं उनमें माता पिता के लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जानते हैं, आगे और भी देखेंगे, इससे संबंधित बातों चीज़ों पर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं आनुवंशिकी इकाई है, तो वो छोटी से छोटी कौन सी यूनिट है जो लक्षणों को एक से दूसरे में निर्धारित करती है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि तुम में आपके मम्मी पापा के लक्षण आ गए हैं, जीन आ गए हैं, तो मेन होता है आपका जीन जो सब कुछ डिसाइड करता है। तो जीन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से, पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। तो यही आपकी आनुवंशिकता की इकाई है जो डिसाइड करती है कि कौन सा लक्षण आप में प्रदर्शित होगा। और जीन होते क्या हैं? जीन होते हैं आपके डीएनए के टुकड़े। ये जो आपका डीएनए होता है डबल हेलिक्स, इसको दिया किसने था? इसको दिया था आपके वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये अगर मैंने इतना टुकड़ा काट लिया इसका, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका जीन। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं क्या है? केंद्रकीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में। तो आपके जो जीन होते हैं वो केंद्रकीय झिल्ली में नहीं होंगे, वो होंगे आपके गुणसूत्र में। ये होती है आपकी कोशिका। कोशिका में होता है आपका एक केंद्र, उसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोशिका से संबंधित भी क्वेश्चन एवरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप कोशिका से संबंधित प्रश्नों का एनालिसिस पा सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। तो कोशिका में सबसे बाहर होती है आपकी कोशिका भित्ति, यहाँ पे होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होता है आपका गुणसूत्र।
गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए के गुच्छे होते हैं, बहुत सारे डीएनए हैं, वो आपस में जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए और ज़्यादा कंडेंस्ड होते चले गए तो वो गुणसूत्र बना लेते हैं। और गुणसूत्र, डीएनए, जीन सब एक ही बात है, उनकी छोटी यूनिट होती है, कोई बड़ी यूनिट होती है। तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुणसूत्र। यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए हो सकता है, कुछ जीवों में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, लेकिन जो अधिकांश आपके वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो उनके लक्षणों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, जीन है यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, डीएनए का एक भाग। तो जीन क्या है? जीन आपका डीएनए का एक भाग है, अभी मैंने बताया डीएनए का टुकड़ा है या डीएनए का एक भाग है, तो इसी को कहते हैं जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी प्रयोगशाला में जीन को किसने बनाया था? तो वो थे आपके खुराना, हरगोविंद खुराना, और ये शायद भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1965 इन्होंने जीन का संश्लेषण किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो ये सब चीज़ें आपके उसी से संबंधित है, मतलब इनका मतलब ये है कि एक जीन होगा उसके लिए एक एंजाइम होगा। अगर आपका जीन बदलेगा, जैसे ABC 3 जीन है, तो इसकी कोडिंग के लिए आपका ए एंजाइम होगा, इसकी कोडिंग के लिए बी, इसकी कोडिंग के लिए सी, यानी जैसे आपका जीन बदलेगा वैसे ही उसका एंजाइम भी बदलेगा। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था वीडल टॉटम ने। ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप खोजें याद रखते हैं कि किसने किस चीज़ की खोजें की, उसी प्रकार आपको ये थ्योरी याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप 11th 12th बायो से किए हैं तो आप ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बीडल और टॉटम, इन्होंने दिया था वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। जीन को व्यस्त किया जा सकता है, व्यस्त मतलब उसको बिजी, उसको काम में लाया जा सकता है डीएनए उक्त सभी की तरह, उत्परिवर्तन की इकाई की तरह। व्यस्त करने का मतलब है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अपन डीएनए में। आनुवंशिकता की इकाई भी है जीन, डीएनए का एक भाग भी है जीन, और उत्परिवर्तन की इकाई भी है जीन। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीन बहुत काम की चीज़ है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन, इन्होंने जीन नाम दिया था। पहले इसको क्या बोलते थे? फैक्टर। मेंडल क्या बोलते थे? इसको फैक्टर बोलते थे या कारक बोलते थे। लाल फूल, गुलाबी फूल, लंबा पौधा, बौना पौधा, ये सब बातें करते थे कौन? मेंडल। फिर जोहानसन ने क्या दिया? जीन शब्द दिया। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं जीन का वर्तमान नाम किसने दिया है, जीन शब्द किसने दिया? तो वो दिया आपके जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में क्या है आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इसका फुल फॉर्म, वैसे सबको पता होता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। तो डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था, अपन देख चुके हैं, खुराना ने। डीएनए पूछे, जीन पूछे, एक ही बात है, बस कुछ छोटा रूप है कुछ बड़ा रूप है। सबसे छोटा होता है आपका जीन, फिर डीएनए, फिर आपका गुणसूत्र। चलिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो सबको पता होना चाहिए कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वाटसन और क्रिक को 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो जो माता पिता के गुण होते हैं वो किसके द्वारा होंगे? गुणसूत्र के द्वारा, रक्त या हार्मोन के द्वारा तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? मतलब डीएनए के द्वारा, डीएनए मतलब जीन के द्वारा, एक ही बात है सब, अब आप समझ रहे होंगे।